स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जेब भरेंगे जेटली, जी हां, आज इस खास पेशकश में बात होगी इनकम टैक्स की और साथ ही कई और टैक्स की, क्योंकि बजट 2015 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मंदी और महामहंगाई के इस दौर से परेशान हर आम और खास को यही उम्मीद है कि सरकार इस बार टैक्स का बोझ कम करके उनकी जेब तक ज्यादा रकम पहुंचाने का रास्ता तैयार करेगी। आखिर टैक्स में कमी के मोर्चे पर क्या उम्मीदें हैं और क्या कुछ इस बार बजट में होगा खास इस मोर्चे पर, वो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त सुभाष लखोटिया जी मौजूद हैं, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं। साथ ही हमारे साथ अंशुमन तिवारी जी हैं, जो कि एडिटर इंडिया टुडे हिंदी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि किस तरह से इस बार राहत दी जा सकती है बजट 2015 में, या फिर टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। मंदी में नहीं बढ़ी तनख्वाह, महंगाई ने हिलाया घर का बजट, टैक्स के बोझ से बेहाल नौकरी पेशा। क्या बजट लाएगा राहत का पैगाम? फरवरी का महीना नौकरी पेशा इंसान के लिए उम्मीदों का सबसे बड़ा महीना होता है। इस महीने वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं और लोग बड़ी हसरत से उनके एक एक ऐलान को सुनते हैं कि शायद टैक्स का बोझ कम करके वित्त मंत्री उनकी जेब में ज्यादा पैसा आने का इंतजाम करेंगे। हर बरस की तरह इस बरस भी हसरतों का समंदर हिलोरे मार रहा है। मेरा निवेदन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से है। टैक्स एग्जेम्पशन चाहते हैं हम इस बजट में। टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट 3 लाख तक की कर दी जाए और डिडक्शन इन होम लोन्स चाहते हैं। क्या है, एक मिडिल क्लास सैलरीड आदमी की सारी सैलरी या तो लोन्स पे करने में या टैक्स पे करने में चली जाती है। आखिर उम्मीदों का ये बोझ वित्त मंत्री उठाने के लिए कितने तैयार हैं? इसका फैसला तो 28 फरवरी को वित्त मंत्री के बजट भाषण के पूरा होने के बाद ही होगा। हालांकि वित्त मंत्री के इस बार के बजट में कुछ मनपसंद ऐलान की उम्मीद आप कर सकते हैं, जिनमें महंगाई के हाल को देखते हुए टैक्स छूट का दायरा मौजूदा 2.5 लाख से बढ़ाया जाएगा। इससे लोगों के हाथ में ज्यादा रकम आएगी और उनके खर्च करने की ताकत में इजाफा होगा। टैक्स स्लैब्स में बदलाव की डिमांड भी इस बार जोर पकड़ रही है और उम्मीद है कि सरकार इस ओर भी ध्यान देगी और कुछ इस तरह से नए स्लैब्स बनाए जा सकते हैं। सालाना 10 लाख रुपए की आमदनी वाले लोगों पर 10% की दर से टैक्स लगाया जाए। सालाना 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोगों पर 20% की दर से टैक्स लगाया जाए। सालाना 20 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी वाले लोगों पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाए। जाहिर है इन बदलावों के बूते सरकार लोगों की आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर सकती है। इसके साथ ही अमीरों पर लगने वाले वेल्थ टैक्स की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा 10 साल पहले तय किए गए अलग अलग अलाउंस भी इस बार महंगाई को देखते हुए सरकार बढ़ाने पर विचार कर सकती है। 800 रुपए महीने के हिसाब से मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस को इस बार बढ़ाया जा सकता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को भी मौजूदा 100 रुपए महीने से ज्यादा किया जा सकता है। LTA की सीमा भी 3 लाख रुपए से बढ़ाई जा सकती है। मेडिकल रीइंबर्समेंट की सीमा भी 15,000 से बढ़ाकर 50,000 की जा सकती है, क्योंकि इलाज का खर्च अब इस सीमा में पूरा होना मुमकिन नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी परिवार और माता पिता की टैक्स छूट की मौजूदा 35,000 की सीमा को बढ़ाकर 50,000 तक किया जा सकता है। इसके साथ ही एक डिमांड स्टैंडर्ड डिडक्शन को फिर से वापस लाने की है। 2004-2005 के बजट में इसे हटा दिया गया था, लेकिन अब इस प्रावधान को फिर से लाने की उम्मीद है, जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा पहुंच सकता है। साथ ही इससे कारोबारियों और नौकरी पेशा लोगों के बीच हो रहे भेदभाव को भी खत्म किया जा सकेगा, क्योंकि उन्हें अपने खर्चों पर टैक्स छूट का फायदा मिल रहा है। अगली उम्मीद है कि 80C पर 1.5 लाख रुपए तक की बचत, निवेश और शिक्षा खर्च पर मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा। बच्चों की फीस के तौर पर लोग मोटी रकम चुकाते हैं और उनके बजट का बड़ा हिस्सा इसी पर निकल जाता है। साथ ही 80C की 1.5 लाख की सीमा भी इससे पूरी हो जाती है। ऐसे में इस लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया जाए।
जिन कर्मचारियों को HRA नहीं मिलता उन्हें हर महीने 2000 रुपए तक के मकान किराए पर भी छूट मिलती है और ये सीमा 1998 में तय की गई थी। इस सीमा को भी मौजूदा किरायों की दर को देखते हुए बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इन सब रियायतों के अलावा जरूरत है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने की, जिससे निवेश में इजाफा हो और 10 साल पहले तय की गई सीमाओं से किनारा किया जाए। अब देखना यही है कि अपने पहले पूरे बजट के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली क्या रुख अपनाते हैं। इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठी आम जनता को 28 फरवरी का बेसब्री से इंतजार है। आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था, तो क्या वाकई अच्छे दिन आएंगे और क्या अच्छे दिन इस बजट के जरिए आ पाएंगे? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सुभाष लखोटिया साहब का। सुभाष जी, मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल है, हालांकि इसमें 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया जाएगा, क्या वेल्थ टैक्स में कोई बदलाव किया जाएगा और क्या टैक्स स्लैब्स में भी कोई बदलाव किया जाएगा? सबसे पहले तो बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट मुझे नहीं लगता कि इस साल बढ़ेगी, क्योंकि पिछले साल 50,000 रुपए एक साथ बढ़ गई थी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स तो बिल्कुल हट जाना चाहिए, क्योंकि वेल्थ टैक्स लगने से एक अलग तरह का इनडायरेक्टली हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है। और तीसरा पॉइंट आपने क्या बतलाया था? जी, तीसरा पॉइंट ये था कि क्या स्लैब्स में भी कोई बदलाव हो? स्लैब्स के अंदर बिल्कुल बदलाव आना चाहिए और मुझे लगता है कि पहले 10 लाख रुपए तक 10% की स्लैब रेट और उसके बाद अगले 10 लाख तक अर्थात 20 लाख तक 20% स्लैब और 20 लाख से ज्यादा इनकम हो तब जाके पड़ेगा टैक्स 30%। ऐसा अगर सरकार कर दे तो हम पाएंगे कि सरकार की जेब में ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, ब्लैक मनी की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। इसलिए कम से कम एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाए तो सरकार को ये चाहिए कि इस प्रकार से स्लैब को सेग्रीगेट करके रखे ताकि करदाता निश्चित रूप से करेक्ट इनकम दिखलाए। जी, और साथ ही सुभाष जी ये भी बताइए आम दर्शकों को, क्योंकि मिडिल क्लास वो तबका है जो ज्यादातर नौकरी पेशा होता है, ऐसे में अगर जो टैक्स छूट का दायरा है जिसमें आप कह ही रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, वो जाहिर तौर पर निराश होगा। तो ऐसे में कौन सी ऐसी जगह है इस बार के बजट में या फिर टैक्स के रूप में जहां पर राहत की उम्मीद की जा सकती है? बिना भूकंप के आए सारे भारत के सैलरीड एम्प्लॉइज को भूकंप जैसा झटका नहीं लगेगा इस बजट से, मुझे आशा है। मुझे तो ये भी आशा है कि इस वर्ष वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए राहत मिलेगी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं 100 रुपए अलाउंस केवल मेडिकल उसका बच्चों की पढ़ाई के लिए और साल भर में बीमारी के लिए केवल 15,000 रुपए और ऑफिस से घर से ऑफिस जाने के लिए महीने भर में 800 रुपए केवल मिलते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहर में तो प्रतिदिन का भी कई लोगों का 500 से 800 रुपए रोज का खर्चा हो जाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए पहले तो ये करे, सभी वर्ग के कर्मचारी चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज या चाहे प्राइवेट सेक्टर, सबके लिए एक से नियम हो। ये नहीं कि गवर्नमेंट के लिए अलग कंसेशन हो और बाकी प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए अलग हो। ऐसा करने से एकता रहेगी और कर्मचारी खुश होंगे। कर्मचारी अगर खुश होंगे हमारे भारत में तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए जरूरी है, एक और सजेशन है, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए टैक्स कैसे लगता है ये बात इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई नहीं है और ये बात लिखी हुई है इनकम टैक्स रूल्स में। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय वित्त मंत्री जी, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही आप परक्विजिट के बारे में जानकारी लिख दें। इससे ये फायदा होगा कि जो हमारे एमपीज हैं उनको भी तो पता रहेगा कि क्या अमेंडमेंट हुए हैं, क्या रीजनेबल है, क्या रीजनेबल नहीं है। अंशुमन जी, क्योंकि दिल्ली चुनाव के जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद क्या लगता है कि इस बार का जो बजट है वो आम जनता को खास तौर पर ध्यान में रख के बनाया गया ताकि आगामी जो बिहार में चुनाव होने हैं वहां पर मनमुस्फिद नतीजे आ सके बीजेपी सरकार के लिए, ताकि मतलब जो भी इस बार रह गया हो कसर वो पूरी हो सके बजट के रूप में? देखिए, बजट एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। हम अगर इसमें ये समझें कि इनकम टैक्स के लेवल से, टैक्सेशन के हिस्से में, मैं लखोटिया जी से इस बात से सहमत नहीं। मुझे लगता है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी वित्त मंत्री करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास आगे बहुत बड़ा स्कोप नहीं है और जिस तरीके के प्रेशर हैं और टैक्स जीडीपी रेशियो पर जैसा दबाव है उसे लेकर आगे बड़ी छूटें रियायतें देने की संभावना नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पिछले 20 साल से भारत के इनकम टैक्स ढांचे को इतना पुराना और पिछड़ा देख रहे हैं
और एक बार फिर हम उसी तरफ जाते दिख रहे हैं कि वित्त मंत्री कुछ कॉस्मेटिक्स चेंज करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, कहीं 100-200 रुपए की लिमिट बढ़ाएंगे। आखिर क्यों कोई वित्त मंत्री मुझे यह बताए कि मैं बच्चे की पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करूं, मुझे वो क्यों बताए कि मैं चिकित्सा पर कितना पैसा खर्च करूं। मुझे लगता है कि अगर वित्त मंत्री इस बजट से जीएसटी की तरह टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरह इनकम टैक्स में के पूरे प्रोसेस में किसी बड़े सुधार के संकेत देते हैं, तो शायद इस साल नहीं लेकिन अगले साल के बजट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड आने के साथ भारत का पूरा इनकम टैक्स ढांचा उस तरह से आधुनिक हो पाएगा जिसकी जरूरत आज के जीवन में लोगों को है, जहां लोगों को एक बड़े पैमाने पर सरप्लस इनकम चाहिए खर्च करने के लिए। तो अभी इस साल के बजट में चूंकि 50,000 की रियायतें पिछली बार आई थी, तो इसलिए इस बार कॉस्मेटिक चेंजेस थोड़े बहुत आएंगे, पर किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखाई देती। हालांकि चूंकि जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव और दिल्ली सरकार के नतीजों की रोशनी में बजट का फेस पॉपुलिस्ट होने की संभावना है, बजट का फेस मिडिल क्लास पॉपुलिस्ट होने की संभावना है, मध्य वर्ग पॉपुलिस्ट होने की संभावना है। वो भी इस बात को सूट करता है कि आप 50,000 रुपए की छूट अगर नीचे के लेवल पे दे दें तो शायद लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। हालांकि उससे कोई बड़ी राहत नहीं मिलती, क्योंकि 50,000 रुपए की छूट देकर आप लोगों के हाथ में कोई भी पैसा नहीं रख रहे हो। करेंगे हाउस लोन पर लगने वाले टैक्स की, क्या इसकी सीमा को बढ़ाया जाएगा? जान लेते हैं। सुभाष लखोटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। लखोटिया साहब, ये बताइए कि इस बार आम जनता जो अपने सपने के आशियाने को संजोने का सपना देख रही है, वो ये उम्मीद कर रही है कि 1.5 लाख तक की जो सीमा है उसे बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा। ऐसा होगा मुमकिन? ऐसा है, हमारे सपने को तो भूल जाइए। एक ही बात अगर याद रख सकते वित्त मंत्री जी, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि 2022 तक सबका अपना मकान हो भारत में, और इसको अगर पूरा करना है तो डेफिनेटली हाउसिंग इंटरेस्ट की छूट को बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे लगता है हाउसिंग इंटरेस्ट की छूट को इस बजट में बढ़ाया जाएगा। बल्कि देखा जाए तो 1.5 लाख से 2 लाख हो गया, परंतु 2 लाख सालाना ब्याज देने में भी ज्यादातर मिडिल क्लास के अच्छे एग्जीक्यूटिव्स को मकान नहीं मिल पाता। बल्कि होना ये चाहिए कि पहले मकान का पूरा ब्याज डिडक्शन के रूप में मिलना चाहिए। पर्टिकुलरली 1 अप्रैल 2015 के बाद से कोई मकान में निवेश करे तो जरा कल्पना करिए, अगर इस तरह के प्रावधान आ गए तो डेफिनेटली देश में मकान की कमी बिल्कुल नहीं हो। जी, और अंशुमन जी आपसे ये सवाल मेरा कि क्योंकि ये कहा जाता है कि मोदी सरकार प्रो कंपनीज काम करती है, तो ऐसे में कंपनियों के लिए खास तौर पर कोई ऐलान हो सकते हैं, उनके टैक्स सीमा या उनकी टैक्स छूट में किसी तरह का बदलाव किए जा सकते हैं? इसे प्रो कंपनी कहना जरूरी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन देना हर सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे लग रहा है कि मेक इन इंडिया पर एक बड़ा पैकेज बजट में आएगा, और जो जिन उद्योगों को मेक इन इंडिया के फोकस के तौर पर रखा गया है उन्हें मैट में रियायत भी मिलेगी, और कई तरीके की निवेश प्रोत्साहन डायरेक्ट टैक्स रियायतें इस बजट में आ सकती हैं। एक पैकेज की संभावना है। हाउसिंग पर एक महत्वपूर्ण बात मैं इसलिए जोड़ना चाहूंगा कि मैं उस रेडिकल वित्त मंत्री का इंतजार कर रहा हूं जो ये कहे कि 50 लाख रुपए तक का मकान खरीदने पर पूरा का पूरा इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप इस लेवल तक नहीं जाएंगे आप इस देश में हाउसिंग को प्रमोट नहीं कर सकते। और ये चर्चाएं लखोटिया जी इस बात से सहमत होंगे कि चर्चाएं केलकर कमेटी की रिपोर्ट से लेकर आज तक अलग अलग स्तर पर आती रही हैं कि अगर आप देश में लोगों को मकान खरीदने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो कम से कम उनके पूरे इंटरेस्ट को 5 साल के लिए 10 साल के लिए टैक्स से फ्री कर दीजिए। और जिस दिन वो दिन आएगा उसी दिन आप देखेंगे कि भारत में हाउसिंग की डिमांड भी बढ़ पाएगी। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो जेब भरेंगे जेटली में आज बात हुई टैक्स की, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इस बार वित्त मंत्री अरुण जेटली कुछ ऐसी घोषणाएं करें जो आम आदमी यानी कि मिडिल क्लास की जेब में ज्यादा पैसे ला सके और उनकी जेब को आने वाले वक्त में और महंगाई के इस दौर में और ज्यादा भर सके। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।